severely debarked. Debarked मतलब टूट गया. So क्या हुआ? There was a tree and it was debarked मतलब थोड़ा सा टूट गया. जैसे बारिश आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो सबसे पहले पेड़ों को तोड़ देता है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को. So slightly the tree got broken, severely debarked by an elephant. So answer the following. आपको क्या दिमाग में रखना है कि ट्री हो गया है debarked because of this elephant. You can see the image over here. What is the first question? Let's see. Which function or functions of the tree are hampered by the debarking? तो अब ये टूट गया, right? आपका पेड़ थोड़ा सा बाहर से टूट गया, उसमें क्या क्या फंक्शंस गायब हो गए होंगे या पेड़ के कुछ फंक्शंस लूज हो गए होंगे. देखो बच्चों, ऐसे सोचो इसे कि जैसे कभी हमारी जीभ जल जाती है, हम गरम गरम सूप पी लेते हैं या टेम्परेरीली कुछ गरम खा लेते हैं जल्दी से. सो आवर टंग गेट्स बर्न्स. सो अगर हमारी टंग बर्न होती है तो हम क्या लूज करते हैं थोड़े समय के लिए, हमें टेस्ट नहीं आता अच्छी तरीके से, राइट? आप कुछ और भी फूड खाएंगे तो यू वोंट बी एबल टू टेस्ट इट फॉर सम टाइम. सिमिलरली अगर हमारी स्किन पे बर्न्स आ जाते हैं तो उतना पैच ऑफ स्किन इज प्रोन टू इन्फेक्शन. भाई आपकी प्रोटेक्टिव लेयर ही जला दी गई तो आपको वहां इन्फेक्शन बहुत जल्दी होंगे. तो कभी आप, खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो, कभी आपने ऐसा देखा, तो जिनको थोड़ा भी जल जाता है ना बच्चों, तो डॉक्टर्स से दैट यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर सो इट डज नॉट गेट इन्फेक्टेड. तो अब भाई पेड़ में क्या हुआ होगा? So debarking damages the outermost protective layer, right? If this is the bark of the tree, if this is the bark of the tree और यहां से इसको थोड़ा सा तोड़ दिया गया, तो ये जो outermost protective covering की लेयर बनी हुई थी उसमें पहले तो तोड़ आ गया, तोड़ दिया. Therefore the protection, तो जो मेन प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो ही चली गई, तो प्रोटेक्शन आपका गया. तो अब प्लांट को मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, अंदर कुछ भी मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, बिकॉज बाहर टफ आउटर मोस्ट कवरिंग थी बट अंदर के सेल्स तो दे वर सॉफ्ट, दे वर अ लिटिल सेंसिटिव. सो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर गया आपका. दूसरी चीज क्या होती है बच्चों? अगर ये हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो उसी के जस्ट अंदर होता है एक ऐसा ट्यूब जिसे कहते हैं फ्लोएम. एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करता है तो हम कहेंगे ब्लड वेसल, वैसे ही प्लांट्स के अंदर हमने देखा जाइलम और फ्लोएम, दो टाइप के वेसल्स होते हैं जिन्हें हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं. तो एपिथेलियल लेयर के जस्ट नीचे बच्चों होता है फ्लोएम, होता है फ्लोएम, और फ्लोएम के भी और अंदर होगा जाइलम. तो जब आप उसको ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा. अगर आप ये एक बार्क ऑफ ट्री देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, ये बाहर वाला फ्लोएम और ये अंदर वाला होगा जाइलम. अब ये बाहर की लेयर को तोड़ दिया बच्चों, तो नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है जिसपे प्रेशर बन सकता है या जो टूट सकती है? इट इज द फ्लोएम. तो भाई अगर खाना रुक जाएगा प्लांट का, अगर बार्क टूटने से खाना रुक गया प्लांट का, तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगा? क्या वो थोड़े दिन भी जिंदा रह पाएगा? सो द आंसर इज नो. So the phloem is damaged. Transport of food from the leaves to other plant of the part is affected. तो phloem गया, खाना ट्रांसपोर्ट कर रहा था हमारा फ्लोएम, जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है विद अदर मिनरल्स. तो अगर आपका फ्लोएम ही गया तो समझो खाना नहीं मिल पाएगा. तो ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का कि दो टिश्यूज को चोट पहुंचेगी. सबसे पहले आपकी एपिथेलियल सेल जो ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट दे रही थी, और दूसरी आवर फ्लोएम व्हिच इज गिविंग इट, सप्लाइंग फूड टू इट. Now second question is which plant tissue would be affected by further damage to the tree trunk even after debarking. अब भैया थोड़ी सी तोड़ी, लेकिन हाथी को चैन नहीं पड़ा, हाथी ने कहा और तोड़ूंगा, पूरा तोड़ डालूंगा. तो
अगर थोड़ी जो टूटी थी उससे ज्यादा और टूट गई तो हमने क्या कहा, पहली लेयर एपिथेलियल लेयर थी, स्किन थी उसकी बेसिकली, उसके बाद सबसे पहला वैस्कुलर बंडल कौन सा था, फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर दूसरा वैस्कुलर बंडल होता है जाइलम। तो भैया अगर हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स समझ लो किसी ने निकाल कर हटा दी, ऑल द ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी कैपिलरीज हो हटा दी, हमारे बॉडी में ना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा ना फूड का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। सो सिमिलरली इन प्लांट्स, इफ the conducting tissues, मतलब ही कौन, xylem and phloem, especially the xylem and phloem, the phloem transports food and xylem transport water and mineral। तो ये दो चीजों में मेजर अफेक्ट पर देखने को मिलेगा। Which function of the tree would be hampered if the tissue beneath the bark were severely injured? अब bark of the tree, ये आपका मेन स्टेम ऑफ द ट्री हुई, उसके ऊपर जो बाहरी सेल्स होते हैं वो है बार्क, बार्क के अंदर हमने कह दिया फ्लोएम है, जाइलम है। अगर और पेड़ को तोड़ा, ठीक है, अच्छे से और तोड़ा, तो आगे कौन इंजर्ड होगा, तो हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम इंजर होगा। अब अगर जाइलम एंड फ्लोएम इंजर हुआ तो विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड? तो आपको पता है भाई, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। So the transport of food by phloem and the transport of water and minerals by the xylem is affected। तो समझ में आया, अगर bark of the tree है बच्चों, bark of the tree है मतलब जो मेन उसकी स्टेम है, उसको अगर तोड़ा फोड़ा तो क्या जाएगा, सबसे पहले तो टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके अंदर फूड वाली लेयर, उसके नीचे वाटर वाली conducting tissue हो गई, xylem and phloem, they will be affected। So will the plant be able to live without xylem and phloem? No, it won't be able to survive। तो ये हो गया आपका इस तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर, यहां आपको दिमाग लगाना पड़ा, इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। So these types of conceptual questions you have to look for, और इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। अब वो रटने वाली आदत छोड़ दो। Now looking to the next question, a young mango sapling stem bends flexibly during monsoon wind and does not break। क्या कहा उसने, मॉनसून की विंड चल रही है और ट्री की जो बार्क्स है या ट्री की जो ब्रांचेस है वो फ्लेक्सिबली लहरा रही है without breaking। So which tissue is responsible for this flexibility and what will happen if this tissue was replaced by sclerenchyma? दो चीजें पूछी हैं आपको। पहली चीज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पहले तो वो। दूसरी चीज, उस टिश्यू को अगर स्क्लेरेनकाइमा से एक्सचेंज कर दिया बच्चों तो क्या दिक्कत होगी। स्क्लेरेनकाइमा कैसा सेल है, it is a dead kind of tissue। sclerenchyma is a tissue, it is a simple permanent tissue जिसमें एक ही टाइप की सेल्स होंगी and all the cells in sclerenchyma are dead cell। तो चलो भाई देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी कौन से सेल से आती है। बच्चों हम पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में, अगर आपने वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो पहले जल्दी से जाइए, टिश्यूज इन एक्शन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है एक्सक्लूसिवली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ यशस्वी अकेडमी। तो जल्दी से जाकर देख कर आइए, पता हो अगर आपको इसका आंसर तो आगे बढ़िए। कॉलेनकाइमा इज द टिश्यू व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। हमने कहा था कॉलेनकाइमा में थोड़ी सी थिक सेल वॉल होती है, राइट। इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। वो प्लांट को कैसी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप लीफ को ऐसे खींचेंगे तो भी लीफ एकदम से टूटेगी नहीं, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। ब्रांच को भी बेंड कर सकते, कुछ कुछ ब्रांचेस को बेंड कर सकते हैं आप without even breaking it। So the tissue responsible is collenchyma। Then it has living cells with unevenly thickened corners। ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की थिकनिंग होती है बच्चों। सेल्यूलोज और पेक्टिन एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सेल वॉल बनाते हैं। किसकी सेल वॉल, कॉलेनकाइमा सेल्स की, जिस वजह से उनको बेंडिंग अच्छे से हो पाती है विदाउट ब्रेकिंग। सो ये भी बता दिया आपने कि कैसे सेल्स है कॉलेनकाइमा, लिविंग सेल है
और उनकी सेल वॉल में अनइवन थिकनिंग देखने को मिलती है बच्चों ड्यू टू पेक्टिन डिपोजिशन। तो सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज से, उसके ऊपर आके पेक्टिन डिपॉजिट होता है। जिस तरीके से आपकी साइकिल वगैरह है या लोहे की सीढ़ी है, बारिश का मौसम आया, आपने बाहर रख दिया, आपने बाहर छोड़ दिया, आप भूल गए उसको, उसके ऊपर किसका डिपोजिशन होता है? आयरन के ऊपर रस्ट का डिपोजिशन होता है, राइट। उसी तरीके से कॉलन कायमा की सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता है पेक्टिन का। नाउ फंक्शन क्या है भाई कॉलन कायमा का? तो आपने क्या क्या बताया? सबसे पहले ये बताया कि कौन सा सेल होता है जो बेंडिंग प्रोवाइड करता है, वो सेल या टिश्यू है, वो टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं आपने वो बताया। अब आप फंक्शन बताएंगे टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउइंग द यंग स्टेम्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, आपको सिर्फ ये बता के आंसर खत्म नहीं करना, हाँ भाई कॉलन कायमा है, खत्म करो बात। स्क्लेरन कायमा किया तो ऐसा होगा। कॉलन कायमा को भी डिस्क्राइब करने के लिए 1 से 2 लाइन आप लिखेंगे। देन आपको क्या पूछा? सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज अगर कॉलन कायमा को स्क्लेरन कायमा से रिप्लेस कर दिया तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी? आपको क्या लगता है बच्चों? मुझे ऐसा लगता है कि स्क्लेरन कायमा तो डेड सेल है, तो अगर आपने डेड सेल लगाई, जैसे आप समझ लीजिए हमारे नाखून डेड सेल, या हमारे कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो डेड सेल से बने हुए होते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली लिविंग, वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। क्या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही थी हमारे पास? हमने स्क्लेरन कायमा के फाइबर्स की भी पिक्चर देखी बच्चों, नहीं देखने को मिलती फ्लेक्सिबिलिटी। सो स्क्लेरन कायमा हैज थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड आर मोस्टली डेड सेल्स, टूट जाते हैं फटाक से, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सो द सैपलिंग वुड लूज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्रेक ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो देखो ये जो बेंडिंग होती है बच्चों वो कॉलन कायमा टिश्यूज की वजह से देखने को मिलती है। अगर उसको आपने स्क्लेरन कायमा से एक्सचेंज कर दिया तो वो टूट जाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टूड किस तरीके का लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली नहीं पूछा आपको कि भाई कॉलन कायमा का फंक्शन बता दो। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप रट के जाओगे हाँ कॉलन कायमा भाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कॉलन कायमा के सेल्स ऐसे फलाना दिखते हैं, खत्म। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे पूछेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉलन कायमा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो। इसलिए बच्चों नाउ यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग इन अ स्मार्ट वे एंड नॉट द ओल्ड टेक्निक्स की बस रटे जा रहे हैं, समझ आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए we have gotten you all the exclusive videos of in-depth understanding of each and every concept in science, SST, mathematics. Please go to our YouTube channel and don't forget to subscribe. All right, next question क्या कहता है भाई? sugar cane cuttings, हमने देखा था शुगर केन है उसको छोटा 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 पीसेस काट दिया। टाइप बी कटिंग स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू अ शुगर केन प्लांट whereas टाइप ए कटिंग डिड नॉट स्प्राउट। तो बच्चों ये कौन से टॉपिक का सेल बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है। तो देखो टाइप ए टाइप बी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये टाइप ए है ये टाइप बी है, मैं बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से कुछ हमारे शुगर केन दिखाई पड़ता है, इस तरीके से। हमने कहा था ये है नोड, ये नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2, ये नोड नंबर 3, ये सब क्या है भाई? नोड। तो जो बच्चे हमें आज डायरेक्टली आकर ज्वाइन किए हैं, तो बच्चों नोड का मतलब मेन प्लांट की बॉडी का वो हिस्सा जहां से ब्रांचिंग निकलेगी। सो ब्रांचिंग वाला हिस्सा हुआ आपका नोड। नोड पे कैसे टिश्यूज होंगे भाई? अब मुझे बताओ, ये आपकी प्लांट की बॉडी है, एक नया ऑर्गन बनाना है आपने, तो क्या लगेगा आपको? आप कोई खाना बनाते हो तो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना आपको। तो अगर एक पूरा का पूरा नया ऑर्गन बनाना है, जैसे कि हो गया आपका स्टेम या ब्रांच बोल लो इसको, क्या चाहिए हमें? ढेर सारी सेल्स चाहिए बच्चों। तो प्लांट में which is the tissue which is responsible for continuously making cell? They are the meristematic tissue. तो देखो उसने क्या किया है, ये नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कौन से सेल्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, करेक्ट। एक तरीके से काटने का, एक तरीका काटने का हो गया इस तरीके से, ऐसे नोड पे ही काट दिया, तो टाइप ए कैसा मिला शुगर केन आपको? इस तरीके का।
दूसरा जो टाइप बी है उसे कैसे काटा पता है, उसमें एक नोड छूट गई, सेम हाइट थी दोनों की, बस टाइप बी में एक नोड छूट गई। अब नोड में कैसे सेल्स है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें भी कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो नोड क्या करेगा, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा। तो चलो आंसर कैसे लिखते हैं वो देखो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाई है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाई वर द टाइप बी कटिंग एबल टू ग्रो एज अ शुगर केन बट नॉट टाइप ए। बी देखो, ये वाला है तुम्हारा बच्चों बी, ये वाला है तुम्हारा ए। ए ग्रो नहीं कर पाया, बी कैसे ग्रो कर दिया, तो बी कटिंग्स ग्रू बिकॉज दे हैड अ नोड और अ बड रीजन। और ये कौन से टिश्यूज कंटेन करते हैं बच्चों, कंटेनिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ आई बात। तो भाई हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं घर में, है ना, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, हमको बस एक अलग डिश बनानी है, हम बना लेंगे अगर हमारे पास किचन है। इनका किचन क्या है भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ होते हैं, नोड्स के ऊपर होते हैं। अगर नोड है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ब्रांच अपने आप बन जाएगा। These cells could divide and produce new roots and shoots and type A cutting did not have any node। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पूरा शुगर केन प्लांट बना सकता है, नोड के वजह से एक पूरा प्लांट भी बन सकता है, रूट्स बनेंगे, स्टेम बनेगी, ब्रांचिंग होगी। खैर शुगर केन में तो ब्रांचिंग नहीं होती, पर हाइट तो बढ़ सकती है, रूट्स का ग्रोथ हो सकता है। उन सब के लिए चाहिए इंग्रेडिएंट्स, मतलब हमारे सेल्स। और सेल्स कहां से डिवाइड होके बनते हैं, फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन बी कंपेयर टू टाइप ए। तो फिर वही बात भाई, बी में क्या थे आपके पास, इस तरीके के नोड्स थे, और नोड्स में कौन सा टिश्यू होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बच्चों इस तरीके से आपको आंसर लगाने के लिए भी ना थोड़ा दिमाग चाहिए। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पता है, हमें ये भी पता है कि नोड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। आपने शुगर केन वाला क्वेश्चन भी, शुगर केन वाली इमेज भी देख रखी है, पर समय पे कभी कभी हमें वो क्लिक नहीं होता। और दो क्वेश्चंस पूछे इसके ऊपर, व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमिन वेदर द चेंज हैड एन इफेक्ट। अब क्या हुआ भाई, व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज हैड एन इफेक्ट। मतलब क्या, ये जो चेंज ऑफ कटिंग है कि बी वाले में नोड दिख रहा है और ए वाले में नोड हटा दिया, इन दोनों में कटिंग का डिफरेंस है, ये कैसे समझ में आएगा, तो बच्चों ये ऐसे समझ में आएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें है वो बढ़ेगा। अपने को पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहाँ कहाँ है, हमें पता है एपाइकल है, शूट पे, रूट पे, हमें पता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि नोड्स पे होता है। इतने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, अगर ऑब्जर्वेशन वाज द कटिंग स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू अ न्यू शुगर केन, मतलब ही उनके पास क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे बच्चों। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, इसीलिए जो टाइप बी वाला था उसमें शूट, रूट और हाइट का ग्रोथ देखने को मिला, इवन नंबर ऑफ लीव्स बढ़ गई क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट थे। लेकिन टाइप ए में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं थे, ऐसा ऑब्जर्व किया गया वाइल मेजरमेंट कर रहे थे कि भाई कौन सा ग्रोथ दिखा रहा है, कौन सा नहीं दिखा रहा। What parameters should be kept the same for both types of cutting to ensure a fair comparison। तो same conditions should be maintained for both cuttings such as type of soil। अब भाई देखो, इनको ऐसा हुआ कि नहीं शायद जो बी वाला टाइप था जिसमें नोड्स थे, नहीं यार उसका सॉइल सही नहीं था, उसमें पानी बराबर नहीं दिया, होता है ना कोई पेरेंट्स या कोई लोग भी होते हैं, हार जाते हैं तो कहते हैं नहीं इसने तो ऐसा किया था, इसने तो बॉल ही गलत डाली, भाई मेरी गलती नहीं है, होता है ना। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई ए वाले में ग्रोथ आएगी कि बी वाले में आएगी। बी वाले कटिंग में हमारे पास नोड्स थे, ए वाले में नोड नहीं थे। हमको फेयर कंपटीशन देना है, हमें मन में पता है कि बी वाले के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसीलिए वो ग्रोथ दिखाएगा, ए वाला नहीं दिखा पाएगा। फिर भी भाई हम फेयर कंपटीशन देंगे, हम सॉइल, amount of water, amount of sunlight, temperature, size of cutting, planting depth and time period of observation सेम रखेंगे, तब जाके
हम कहेंगे कि भाई सेम पैरामीटर्स में रखा, लेकिन ए के पास नोड नहीं था, बी के पास नोड था, इसीलिए वो स्प्राउट कर गया। लेकिन अगर सब में स्प्राउटिंग चाहिए तो सब में क्या होना चाहिए, नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए बच्चों, जिसमें होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। नाउ व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन से, रोहन सेज, so there was a guy named Rohan, he said a tissue is a group of similar cell performing similar function। रोहन ने क्या कहा, एक टिश्यू बोले तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और परफॉर्म करेंगे अ सिमिलर फंक्शन। राजीव सेज दिस इज ट्रू फॉर सिंपल परमानेंट टिश्यू बट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक्सप्लेन। रोहन ने क्या कहा, दो टाइप की चीजें, देखो ये कॉन्सेप्ट से आपको दो टाइप की चीजें दिमाग में आनी चाहिए। जब टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो बच्चों, तो टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कौन से टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक की बात नहीं कर रहे। तो परमानेंट में कॉम्प्लेक्स मतलब ही क्या समझ में आता है हमें, ऐसा टिश्यू, ये अगर एक टिश्यू है तो इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेम टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए नाम है कॉम्प्लेक्स। ज्यादा अलग अलग चीजों से मिलके बन गया तो कॉम्प्लेक्स बन गया भाई। सिंपल मतलब क्या, सिंपल मतलब अगर ये टिश्यू है तो उस टिश्यू में सब सेम टाइप की सेल्स होंगी, तो वो हो गया सिंपल। रोहन ने क्या कहा भाई कि सेल, जो एक टिश्यू में सेल होते हैं वो सेम फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और दिखते भी सिमिलर है, ऐसा होता है क्या, नहीं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर बच्चों भले ही फंक्शन एक तरीके का उनको करना हो, जैसे अगर जाइलम की टिश्यूज है, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड जाइलम क्या लेकर जाता है, पानी लेकर जाता है। जाइलम के अंदर भी 4 अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, आपको पता है, देयर इज पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम के फाइबर्स होंगे और भी अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि रोहन का स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो देखो सिंपल टिश्यूज एक टाइप के टिश्यू से बना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ है। जाइलम के पास है ट्रैकीड, वेसल, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो जाइलम है भैया वो किस तरीके का टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स साथ में प्रेजेंट है। एंड फ्लोएम के अंदर भी सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारी टिश्यूज देखने को मिलेंगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर नहीं पता तो हमारी वीडियो प्लीज जाकर देखिए, all the concepts are cleared very nicely in depth by yours truly मिली मैम। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, कोकोनट husk fibers are used for mats which are tough and fibrous। तो वो जो हमारा क्या कहते हैं, कोकोनट की छाल होती है, बाहर वाली कवरिंग होती है, उससे वो बोरी बनती है, फाइब्रस रस्सी भी बनती है, आपने देखा होगा। Which tissue has structural features which is suitable for providing this strength, and explain why living parenchyma cell could not serve the same purpose। देखो बच्चों, अभी 2 क्वेश्चंस अगो हमने देखा डेड सेल्स कौन सी थी, क्या नाम था डेड सेल का, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ठीक है। ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कहाँ देखने को मिलेगी हमें, जैसे अखरोट का जो आउटर हार्ड कवरिंग होता है उसके अंदर होती है। इवन जो कोकोनट का हस्क होता है, ब्राउन कलर का, जो फाइबर्स आप निकाल के फेंक देते हो, वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। अब वो टिश्यू कैसी है भाई, डेड है, आराम से उसका आप कपड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। अगर ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। अगर इस तरीके की सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही कम या मिसिंग होता है। सो स्ट्रेंथ क्यों आती है भाई, ये हार्ड मैट्स वगैरह बनाओ, जैसे मैंने कहा बोरी है, राइट, या रस्सी है, उसमें स्ट्रेंथ क्यों आती है, क्योंकि एक टाइप का सेल होता है स्क्लेरेनकाइमा जो कि स्ट्रेंथ देता है
है ना। वॉलनट का कवरिंग कैसा है भाई, कितना हार्ड है देखो। कोकोनट का आउटर हस्क कितना हार्ड है देखो, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। Sclerenchyma have thick lignified walls which make them hard, strong and fibrous. तो भाई पैरेन्काइमा में ऐसा नहीं है, पैरेन्काइमा में थिन सेल वॉल होती है उसकी, क्योंकि पैरेन्काइमा स्टोर करता है चीजों को, है ना। और जो सेल्स कुछ स्टोर करते हैं, मैंने आपको ये एनालॉजी बताई थी कि जैसे अगर तुम रेस्टोरेंट पे फैमिली के साथ डिनर पे जाते हो तो कार में बेल्ट छोड़ के जाते हो कि भाई बेल्ट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आज बटर नान और चिकन खाएंगे। तो जब कुछ स्टोर करना है बॉडी के अंदर तो उसकी सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसलिए थिन होती है। तो पैरेन्काइमा ये सेम काम नहीं कर सकता। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से कवर्ड होती है, थिक होती है लिग्निन की वजह से, और डेड होती है। Most of them are dead and living parenchyma cannot serve the same because they have thin walls and they are loosely packed. Loosely packed मतलब अगर ये एक टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, एक सेल यहाँ होगा, एक सेल यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से दूर दूर होंगे। क्यों? अगेन सेम रीजन, जब ये कुछ अपने अंदर स्टोर करेंगे तो इनका साइज बढ़ जाएगा, अगर ये स्टोर करेगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा, ये कुछ स्टोर करेगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा, फूल जाएंगे, तब उनको स्पेस चाहिए ना भाई फूलने के लिए, तो उनकी वॉल्स होगी बहुत ही थिन और उनकी पैकेजिंग होगी लूज, जिस वजह से आप उनका मैट नहीं बना सकते, उनका क्या कहते हैं रस्सी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते आप लूज सेल का। डेड सेल है स्क्लेरेन्काइमा, इसीलिए वो स्ट्रेंथ देती है और उसकी सेल वॉल भी बहुत ही थिक होती है बच्चों, इसीलिए इट इज पॉसिबल। and parenchyma cell do not provide any mechanical support like sclerenchyma. All right, so our next exercise question is, Vibha claims that meristematic cells are located only at the root and shoot apices. विभा ने क्या कहा, एक प्लांट है उसका एपेक्स बोले तो टॉप, तो या तो शूट के टॉप पे होगा या रूट के मतलब एंड में होगा। What do you think about this statement and what question can Neha ask Vibha to help her understand further about this topic? तो देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जहां बात आती है, वी हैव स्टडीड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टॉप और बॉटम पे होता है वो होता है एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन एक ऐसा भी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा जो ब्रांचिंग करवाएगा, राइट। और एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो प्लांट की गर्थ या विड्थ बढ़ाता है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है प्लांट्स की, जिसे कैम्बियम भी कहते हैं, और वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लैटरल मेरिस्टम कहते हैं उसे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि टिप्स पे होंगे, उसके बाद इंटरकैलरी जो कहाँ होंगे भाई, इंटरकैलरी होंगे नोड्स के ऊपर। नोड्स मतलब क्या, अभी हमने देखा कि जहां से ब्रांचिंग हो वो पार्ट हो गया हमारा नोड। उसके बाद तीसरा हुआ हमारा लैटरल मेरिस्टम जो कि कहा, जो क्या कराएगा, विड्थ बढ़ाएगा, प्लांट की विड्थ बढ़ाएगा, ठीक है। रूट्स की भी विड्थ बढ़ाता है, स्टेम की भी विड्थ बढ़ाता है। तो 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो भाई ये जो विभा ने कहा, क्या आपको लगता है ये सही कहा? नहीं भाई, 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। देखो, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट ओनली फाउंड एट द रूट एंड शूट, एपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ऐसे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एपाइकल बोले तो रूट एंड शूट, लैटरल बोले तो सर्कमफरेंस, इंटरकैलरी बोले तो बेस ऑफ द नोड जिससे ब्रांचिंग होगी, ठीक है, जस्ट अबव द नोड एंड हेल्प द रीग्रोथ आफ्टर कटिंग, ठीक है। कट करते हैं तो रीग्रोथ भी कराता है भाई नोड, है ना। तो ये 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे बच्चों। सो विभा का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब नेहा क्या पूछेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी लिखा है, ये मत भूल जाओ कि लास्ट में क्वेश्चन क्या लिखा है भाई। तो क्वेश्चन ये कहता है कि नेहा ने विभा को क्या पूछना चाहिए सो दैट उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाए। तो नेहा पूछेगी, इफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ओनली प्रेजेंट एंड रूट एंड शूट टिप, then how do you explain the stem increases in girth? Stem girth में भी increase करती है and grass will regrow after cutting.
तो उसने क्या पूछा, देखो विभा को क्या पता था, सिर्फ एपिकल मेरिस्टम के बारे में पता था, है ना, विभा को पता था खाली एपिकल मेरिस्टम के बारे में, दो और मेरिस्टम भी होते हैं, ये उसको क्वेश्चन की तरह पूछना है। तो दो और मतलब लैटरल ग्रोथ, तो तुम उससे पूछ सकते हो, देखो ये डिक्टो थोड़ी लिखना है हमको अपने मन से आंसर बनाना है एग्जाम में, तो क्या पूछोगे भाई, लैटरल ग्रोथ होती है, इसके लिए क्या पूछोगे कि क्या सिर्फ हाइट में बढ़ता है प्लांट, डज इट नॉट ग्रो इन द विड्थ, ये क्वेश्चन हुआ। अगेन जो रीग्रोथ की बात आती है या जो ब्रांचिंग की बात आती है, तो तुम पूछ सकते हो भाई ब्रांचिंग कैसे होती है, या फिर अगर ग्रास को कट कर दो तो रीग्रोथ कैसे होगी, बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। So these are the kind of indirect questions that CBSE is going to ask you, and no direct questions है, कुछ direct questions ये नहीं कहूंगी, but a lot of them are concept based, so get your concepts clear, don't just go for रट्टाफिकेशन कि हाँ भाई एक चैप्टर है उसको रट लिया पूरा, ऐसा मत करो, right? All right, then 14th question, a plant cell and animal cell are of the same size, ये उसने क्वेश्चन दे दिया, उसके सब क्वेश्चंस क्या पूछता है, which cell will have a larger vacuole and give reason। तो देखो बच्चों, vacuole is a plant cell organelle जो चीजों को स्टोर करके रखता है, इतनी गांठ बांध के रख दो लाइफ लॉन्ग, इतना याद रखो कि वैक्यूल बच्चों कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए होता है। अब देखो ज्यादातर स्टोरेज किसको चाहिए पता है, प्लांट्स को चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स है जो रबर बनाते हैं, ग्लू लाइक स्टिकी सब्सटेंस बनाते हैं, राइट, उनको स्टोर करने के लिए वैक्यूल चाहिए। फिर प्लांट्स खुद का भी खाना बनाते हैं, राइट, दे मेक देयर ओन ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बहुत सारा स्टार्च जमा हो जाता है उनके पास, उसको भी स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए। खैर वो वैक्यूल में तो नहीं होता, बट मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत चीजें होती है प्लांट्स के पास जो उसको स्टोर करके रखना होता है। That's why a plant cell needs a larger vacuole because it stores water, mineral, sugar, waste and keep the cell firm। तो वैक्यूल का एक काम तो हो गया बच्चों स्टोरेज, दूसरा काम क्या होता है वैक्यूल का, वो एक सेल को टर्जिड रखता है। टर्जिड बोले तो क्या, अपनी नॉर्मल शेप में रखता है। अगर प्लांट के अंदर से पानी गया फिर भी 1-2 दिन तो प्लांट अपना सीधा खड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा मुरझा जाता है। तो वो सीधा क्यों खड़ा होता है, बिकॉज ये जो प्लांट की सेल्स है बच्चों, उसमें एक ऐसे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा जिसमें सैप फिल्ड होता है, ठीक है, ये सैप के अंदर होता है वाटर, मिनरल्स, शुगर, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। तो जब पानी तुम नहीं डालते हो प्लांट को, तो उसके वैक्यूल के अंदर पानी सेव रहता है, जिसकी वजह से सेल्स ऐसी तगड़ी रहेंगी, ठीक है, बिखर नहीं जाएगा नीचे प्लांट। हमें तो भाई क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, तो हम 2-5 दिन खाना नहीं भी खाए, पानी नहीं भी पिए हम थोड़े दिन, तो ऐसे मुरझा नहीं जाएंगे, वी विल स्टिल बी स्टैंडिंग स्ट्रेट। इसलिए वैक्यूल की ज्यादा जरूरत किसको है, प्लांट सेल्स को वैक्यूल की ज्यादा जरूरत होती है। Now animal cells have small and temporary vacuole। तो एनिमल सेल में एक से ज्यादा वैक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन साइज उनका छोटा होता है और कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेल है, कुछ स्टोर कर रहा है क्या, क्योंकि वैक्यूल का काम तो स्टोरेज है भाई। तो एनिमल सेल्स में कैसा है ना बच्चों, डिविजन ऑफ लेबर होता है, स्टोरिंग का काम किसी को दिया, किसी को बनाने का, किसी को डाइजेस्ट करने का, किसी को रेस्पिरेशन करने का, टास्क डिवाइडेड है। तो हर एनिमल सेल में वैक्यूल हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो, व्हाट assumptions are you making to answer the question above। तो I am assuming that the plant cell is mature plant cell and animal cell is a typical animal cell। एनिमल सेल में मैंने क्या कहा, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो अपन ये नहीं अज्यूम करेंगे कि हाँ मैं तो लिवर सेल की बात कर रहा हूँ या मैं पैंक्रियास सेल की, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एनिमल सेल मतलब एक टिपिकल एनिमल सेल होगा, कोई हम उसके डिफरेंशिएशन में नहीं जा रहे। और प्लांट सेल कैसा होगा, फुल ग्रोन प्लांट सेल होगा, मैच्योर प्लांट सेल होगा, तभी जाके उसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देगा बच्चों। If the plant cell was meristematic, कैसे होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, they are young tissues, वो बहुत ही यंग होते हैं, स्मॉल होते हैं, so plant tissues are mature,
तब वो परमानेंट होते हैं। अगर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते बच्चों, तो वो कुछ स्टोर नहीं कर रहे होते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टोर नहीं करता, वो यंग है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, वो डिवाइड करता रहता है करता रहता है। तो इफ द प्लांट सेल वाज मेरिस्टेमेटिक देन वैक्यूल इज एब्सेंट और वेरी स्मॉल। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल बहुत छोटा होगा या नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कुछ स्टोर नहीं करके रखना, उसको खाली डिवाइड करते रहना है बच्चों।